सेलेस्टियल फॉक्स विजन। तेजस का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह क्षमता वाकई अद्वितीय थी। यह सोचकर रोमांचित हुआ कि उनके नए साथी के पास ऐसी राक्षसी भगवान परिवर्तन विरासत थी। अगर मैं इस वंश की छाप प्राप्त कर सकता हूं, तो क्या सेलेस्टियल फॉक्स विजन और विवेकशील आंख का विलय संभव है? अगर मैं विवेकशील आंख को और बेहतर बना सकता हूं। विवेकशील नेत्र द्वारा लाए गए लाभ स्पष्ट थे। बढ़ी हुई मानसिक शक्ति, बेहतर दृष्टि, तत्वों के रहस्यों को देखने की क्षमता और यहां तक कि कुछ हद तक भाग्य और दुर्भाग्य से बचने की क्षमता। एकमात्र समस्या यह थी कि रक्तरेखा ऊर्जा को अवशोषित करके विवेकशील नेत्र के स्तर को बढ़ाना लगभग असंभव था, क्योंकि यह दो क्षमताओं का संलयन था, विवेकशील हृदय की दृष्टि और फाल्कन आई। तेजस ने शुरुआत में व्हाइट हेडेड फाल्कन डेमन और एथ्रोहॉर्न हिरण की रक्तरेखा शक्तियों को जारी रखने की योजना बनाई थी, ताकि यह देखा जा सके कि वह विवेकशील आंख को और कैसे बेहतर बना सकता है। हालांकि सेलेस्टियल फॉक्स विजन के बारे में सुनकर वह अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाया। क्या होगा अगर वह विवेकशील आंख के साथ अन्य दृष्टि संबंधी राक्षसी भगवान परिवर्तन क्षमताओं को मिलाना जारी रखे? क्या वह ऐसा कर सकता है? और अगर वह ऐसा कर सकता है, तो क्या यह विवेकशील आंख में और अधिक गुणात्मक परिवर्तन लाएगा? सेलेस्टियल फॉक्स विजन संभवतः इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली रक्तरेखा शक्तियों में से एक है। यह एक बेहतरीन विकल्प है। शिक्षक गौतम, दीपक भट्ट का कौन सा ऑर्डर है? तेजस ने उत्सुकता से पूछा। गौतम लंकेश ने कहा, तीसरा क्रम। सभी सेलेस्टियल फॉक्स राक्षस जन्म के समय पहले क्रम के होते हैं और उस समय बहुत नाजुक होते हैं। सेलेस्टियल फॉक्स रक्तरेखा की विरासत अत्यंत दुर्लभ है और हमेशा बहुत मूल्यवान होती है। वास्तव में दीपक भट्ट सेलेस्टियल फॉक्स परिवर्तन विरासत वाला एकमात्र जात मानव है। इसे गुप्त रखा जाना चाहिए और कभी भी इसका उल्लेख बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तेजस ने तुरंत सिर हिलाया। उसे कोई परेशानी तो नहीं होगी, है ना? गौतम लंकेश ने कहा, नहीं, वह ठीक हो जाएगा। दिव्य लोमड़ी परिवर्तन की आध्यात्मिक शक्ति बहुत स्थिर है, जो जन्म देती है। उसने खुद को रोका, फिर आगे कहा, आप पहले आराम करें। जब वह बेहतर हो जाएगा तो मैं उसे आपके पास बुलाकर माफी मांगूंगा। कोई जरूरत नहीं। मुझे उसे चोट पहुंचाने के लिए माफी मांगनी चाहिए, तेजस ने कुछ अजीब तरीके से कहा। वह दूसरे छात्रों के आश्चर्य भरे चेहरों को महसूस कर सकता था। वह दीपक भट्ट द्वारा जांचे जाने वाला पहला व्यक्ति नहीं था, लेकिन दीपक भट्ट को नुकसान पहुंचाने वाला वह निश्चित रूप से एक दुर्लभ व्यक्ति था, भले ही वह पहला व्यक्ति ना हो। जब रिडेम्पशन सोसाइटी के सभी शिक्षक और छात्र चले गए, तो तेजस ने राहत की सांस ली। दीपक भट्ट के साथ हुई घटना ने रिडेम्पशन सोसाइटी के बारे में उसके मूल्यांकन को काफी हद तक बढ़ा दिया। सेलेस्टियल फॉक्स ट्रांसफॉर्मेशन को दानव जाति में सबसे उच्च श्रेणी की रक्त रेखाओं में से एक माना जाना चाहिए। भले ही दीपक भट्ट की रक्त रेखा वास्तविक सेलेस्टियल फॉक्स दानव के साथ तुलना करने के लिए पर्याप्त शुद्ध नहीं थी, गौतम लंकेश ने बताया था कि वह दिव्य लोमड़ी रूपांतरण प्राप्त करने वाले एकमात्र मानव थे जिसे उनकी महत्ता उजागर हुई। रिडेम्पशन सोसाइटी में आने और संगठन द्वारा विशेष रूप से साधना करने की क्षमता रखने वाले लोग शायद साधारण नहीं थे। सभी छात्र निश्चित रूप से अत्यंत प्रतिभाशाली थे। रक्तरेखा के मामले में तेजस का विंड वुल्फ परिवर्तन शायद सबसे कमजोर था। दीपक भट्ट के मानसिक रूप से घायल होने के बाद तेजस के सामने पहली समस्या यह थी कि अब उसे दैनिक आवश्यकताओं की खरीदारी के लिए ले जाने वाला कोई नहीं था। उस रात जब वह लकड़ी के बिस्तर पर लेटकर ध्यान करने की तैयारी कर रहा था, तो दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। कृपया अंदर आइए। तेजस उठ खड़ा हुआ और बेडरूम से बाहर चला गया। दरवाजा खुला और एक छोटा सा व्यक्ति अंदर आया। वह तेजस से थोड़ी बड़ी लग रही थी, शायद आन्या की उम्र के बराबर। उसकी ऊंची चोटी थी, गोरी और नाजुक त्वचा थी और खूबसूरत नीली आंखें थीं। जब वह मुस्कुराती थी तो उसके गालों पर दो छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते थे। नमस्ते, तेजस ने पहले उसका अभिवादन किया। नमस्ते, मैं चांदनी हूँ। मैं तुम्हें रोजमर्रा की जरूरत की चीजें खरीदने के लिए ले जाने आया हूँ, चांदनी ने मुस्कुराते हुए कहा। तेजस ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी परेशानी के लिए धन्यवाद। शिक्षक विचारशील हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इसे धन्यवाद समझो। चांदनी हंस पड़ा। धन्यवाद? तेजस हैरान था। चंदन जिशान ने सिर हिलाया। हाँ। तेजस को उसकी हत्यारी आभा स्पष्ट महसूस हुई।
और वह खुद को यह सोचने से ही रोक पाया कि किसी महिला को कभी भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो, वे सभी बदला लेने के लिए समान होती हैं। चांद मुस्कुराया। अब ये ठीक है, वह तुम्हारे सामने नुकसान में है। शिक्षक ने कहा कि वह कम से कम आधे महीने तक अपने सेलेस्टियल फॉक्स विजन का उपयोग नहीं कर सकता। उसे यही करना चाहिए। तेजस ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। मैंने यह जानबूझकर नहीं किया। उसकी चोटें गंभीर नहीं हैं, है ना? सब ठीक हो जाएगा। सेलेस्टियल फॉक्स कबीले को भाग्य के बच्चों के रूप में जाना जाता है। वे भाग्यशाली होते हैं और उन्हें इतनी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। हम सभी हैरान हैं कि तुम उसे घायल कर सकते हो। आमतौर पर हम भी उसके साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा कुछ अजीब परिस्थितियां होती हैं और ये आदमी बच निकलता है। और जो कोई भी उससे निपटना चाहता है, उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। बहुत कष्टप्रद है। तुम्हें भी सावधान रहना चाहिए। अब जब तुमने उसे घायल कर दिया है, तो तुम्हें अपनी किस्मत का भी ध्यान रखना चाहिए। हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो यह तथ्य कि तुम उसे चोट पहुंचा सकते हो, इसका मतलब है कि तुम्हारी किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए। क्या यह कोई चीज है? सौभाग्यशाली बच्चे। दीपक भट्ट की किस्मत का तेजस पर असर नहीं पड़ा, जो वह समझ सकता था। आखिरकार वह एक देव राजा का पुनर्जन्म था और किस्मत उसके लिए बहुत मायने नहीं रखती थी। इस दुनिया में अपनी पूरी याददाश्त के साथ पुनर्जन्म लेना पहले से ही स्वर्ग को चुनौती देने के समान था। उसका असली प्रतिद्वंद्वी इस विमान का स्वामी था। दीपक भट्ट की किस्मत क्या ही असर डालती, यहाँ तक कि सेलेस्टियल फॉक्स दानव राजा की किस्मत भी शायद उसे प्रभावित नहीं कर सकती थी। चलो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ, चांदनी ने इशारा करके कहा और आगे बढ़ गया। तेजस ने उसका पीछा किया और दोनों रिडेम्पशन अकादमी से बाहर निकलकर उसी रास्ते पर चलने लगे जिस पर अभय राव उसे पहले ले गया था। वे अकादमी के छोटे से शहर की ओर बढ़ने लगे। हम चीजें कहाँ से खरीदेंगे? तेजस ने पूछा। चांदनी ने जवाब दिया, हमारे शहर में सामान्य दैनिक उपयोग की सभी चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन अगर कोई विशेष या महंगी चीज चाहिए तो हमें शहर जाना पड़ता है। लेकिन आपको शहर जाने की जरूरत नहीं है, है ना? तेजस ने मनहीन सोचा। हाँ, मैं शहर जाना चाहता हूँ, शहर के बीचों बीच। मैं दूध वाली चाय पीना चाहता हूँ। खैर, मैं अभी अभी यहाँ आया हूँ, इसलिए पहले आसपास के माहौल से परिचित हो जाना चाहिए। शहर जाने की जल्दी नहीं करूँगा। हम उसने सहमति में सिर हिलाया। चांदनी ने कहा, टीचर गौतम ने मुझसे आपको एकेडमी टाउन से परिचित कराने के लिए कहा था। हमारे शहर में करीब 2000 घर और 5 या 6000 लोग हैं। हमारे मानव जागीरदार समूहों में यह काफ़ी बड़ा है। यहाँ के लोग काली शहर के प्रमुख कुलों के जागीरदार हैं। वे यहाँ मुख्य रूप से काली अकादमी की सेवा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। तुम्हें इसके बारे में पता है ना? तेजस ने जवाब दिया, मेयर ने मुझे इसके बारे में पहले भी बताया था। यह शहर मुख्य रूप से काली अकादमी के लिए विभिन्न दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। कभी कभी हम काली अकादमी के राक्षस छात्रों को उनकी साधना में भी सहायता करते हैं। इसीलिए हमारे पास एक विशेष अकादमी स्पैरिंग टीम है। अकादमी स्पैरिंग टीम, वह क्या है? तेजस ने आश्चर्य से पूछा। चांदनी ने बताया, जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक टीम है जिसे हमने उन राक्षसों से लड़ने के लिए बनाया है। हम वास्तव में मुकाबले से कुछ पैसे कमाते हैं जो शहर के लिए अच्छा है। हम अकादमी के लिए कई अन्य सेवाएं भी करते हैं और हमें हर चीज के लिए भुगतान किया जाता है। पूरा अकादमी शहर काली अकादमी की वजह से ही अस्तित्व में है। क्या स्पैरिंग खतरनाक नहीं है? तेजस ने पूछा। चांदनी ने जवाब दिया, हमेशा छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन बस इतना ही। काली अकादमी के छात्र वास्तव में हमसे नफरत नहीं करते। भले ही हम मानव जागीरदार हैं, और ये तथ्य कि हम उनके साथ लड़ते हैं उन्हें और भी मजबूत बनने में मदद करता है। तेजस ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि काली अकादमी के बारे में आपकी राय बहुत अच्छी है। भविष्य में आपको स्वयं पता चल जाएगा।